हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आई एम ऐश्वर्या तिवारी और आज हम एंशंट हिस्ट्री सीरीज़ की 4th क्लास करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्प्रेड एंड राइज ऑफ जैनिज़्म, यानी कि जैन धर्म का उदय और उसके विस्तार के बारे में। देखिए, एंशंट हिस्ट्री जो है हिस्ट्री का एक पार्ट है, और हिस्ट्री जो है वो किसी भी तरीके के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, स्टेट सिविल सर्विसेज हो, यूपीएससी हो या एसएससी हो, किसी भी तरीके के एग्ज़ाम में उसका एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, वो आता ही आता है। और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करने की है कि आप अपने स्टैटिक पार्ट में बहुत ही अच्छा होल्ड बना लें और साथ ही साथ करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहें। हिस्ट्री का काफ़ी वेटेज रहता है। जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें तो हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर 15 से 20 क्वेश्चंस पूछते हैं, और सीजीपीएससी में भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, 10 to 12 क्वेश्चंस आते ही हैं, और पर्टिकुलरली एंशंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस और वो भी जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसलिए जब भी आप क्लास अटेंड करें तो ये कोशिश किया कीजिए कि मैं जो भी चीज़ें बताऊं, जो भी हम पढ़ें साथ में, उसे आप देखते देखते ही याद कर लें, और एक कॉपी और एक पेन के साथ आप पॉइंट्स भी नोट कर दीजिए, ताकि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो आप उन्हें भी कवर ऑन कर सकें। साथ ही साथ आप लोग को एक और अपडेट देना था। मुझे कई रिक्वेस्ट आई हैं कि मैं छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ की क्लास स्टार्ट करूं, और चूंकि हम एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की क्लास ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ की भी एंशंट हिस्ट्री से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर लिंकिंग कर पाएंगे छत्तीसगढ़ की एंशंट हिस्ट्री का विद एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैं अपनी छत्तीसगढ़ एंशंट हिस्ट्री की क्लासेस बहुत जल्द शुरू करूंगी, और आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा। और जिन्हें भी इन क्लासेस की ज़रूरत है, डू शेयर द लिंक विद ऑल ऑफ देम, ताकि वो सब भी उस चीज़ का एडवांटेज ले सकें, एंड इट्स अ गुड जॉब। तो चलिए आज हम सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक स्प्रेड एंड राइज ऑफ जैनिज्म करते हैं, और कमिंग क्लास में हम बुद्धिज्म कवर करेंगे। बिल्कुल ध्यान से क्लास के साथ ही आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। सो लेट्स रियली बिगिन। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर द राइज ऑफ हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स, मतलब जो हेट्रोडॉक्स संप्रदाय हैं उनके उदय के कारण पढ़ेंगे। हेट्रोडॉक्स संप्रदाय मतलब कौन से संप्रदाय? जैनिज्म, बुद्धिज्म, जितने भी नॉन वैदिक सेक्ट्स हैं ना, जो वैदिक रिलीजन के अलावा रहते हैं, वो सारे हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स कहलाते हैं। जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म के दर्शन, दैट इज जैनिज्म्स फिलॉसफी, जैन धर्म के प्रिंसिपल्स, टीचिंग्स, जैन कॉन्फ्रेंसेस यानी कि जैन संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जैन धर्म से जुड़े अन्य कुछ तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य हम साथ में कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वैदिक एरा पढ़ा था, जिसमें हमने ऋग वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा पढ़ा था। तो ऋग वैदिक एरा में हमने देखा था कि कैसे वर्णा सिस्टम था, तो लेकिन वो सिर्फ 3 वर्गों में डिवाइडेड था, सिर्फ 3 उसके स्ट्रेटास थे। पहला था ब्राह्मणास, सेकंड था क्षत्रियास, और तीसरे जो थे वो वैश्य थे। लेकिन जैसे ही हम लेटर वैदिक एरा में आते हैं तो हम देखते हैं कि 4 स्ट्रेटास थे अब सोसाइटी के, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। और जिस तरीके से ऋग्वैदिक एरा में हमने ये देखा था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय के ऊपर आधारित थी, और जो पोस्ट वैदिक एरा के आते आते तक बहुत ही रिजिड हो गई थी। लोग एक स्टेटा से दूसरे स्टेटा पे शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे। तो इन डिफरेंसेस की वजह से बहुत से लोगों की इच्छा है कि वो भी समानता का अधिकार प्राप्त करें, उन्हें भी सोसाइटी में इक्वालिटी का स्टेटस मिले। सो दैट्स व्हाई दीज हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स स्टार्टेड इमर्जिंग। तो ये सबसे बड़ा कारण था हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स, हेट्रोडॉक्स संप्रदाय के उदय का, चाहे वो जैनिज्म हो चाहे वो बुद्धिज्म हो। बुद्धिज्म के लिए भी सेम पॉइंट्स रहेंगे। और हमने वैदिक एरा को बहुत ही एट स्ट्रेच, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी के साथ, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण उसके पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज आप लोग, नीचे लिंक प्रोवाइड किया है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो की, तो आप उस लिंक पे विजिट करके उसे जरूर देखिए, ताकि आप वैदिक एरा वाले टॉपिक को और आज जो हम पढ़ने वाले जैनिज्म और जो आगे पढ़ेंगे बुद्धिज्म, उसको अच्छे से इंटर रिलेट कर पाएं और अच्छे से याद कर पाएं। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग द रीजंस फॉर द राइज ऑफ हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स। हेट्रोडॉक्स संप्रदाय के उदय के कारण के बारे में अब हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट रीजन इज सोशल टेंशन कॉज्ड बाय वर्णा सिस्टम। जैसा अभी मैंने बताया, वर्ण प्रथा जो थी वो
पोस्ट वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा तक आते आते काफी रिजिड हो गई थी। लोग एक स्टेटा से दूसरे स्टेटा पे शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे। जो वर्ण सिस्टम था वो जन्म मूलक हो गया था, जन्म के आधार पर हो गया था, ना कि व्यवसाय के आधार पर। जो सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ इस वर्ण व्यवस्था की वजह से, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था हेटेरोडॉक्स संप्रदाय के उदय होने का। जो सेकेंड रीजन आता है वो आता है रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणास ओवर क्षत्रियास, जिसको हिंदी में कहेंगे ब्राह्मणों की सर्वोच्चता एवं उनके धार्मिक प्रभुत्व पर क्षत्रियों की आपत्ति। जो थर्ड पॉइंट है वो है रिलीजन वॉज अगेंस्ट मनी लेंडिंग। जो वैदिक धर्म था, वैदिक एरा का जो रिलीजन था, वो कर देने के कार्य को, ब्याज के कार्य का विरोध करता था। तो जो वैश्य समाज था, जो थर्ड स्ट्रेटा थी सोसाइटी की, वो बहुत ही मेजर तौर पे मनी लेंडिंग का काम करते थे, कर देने का काम करते थे। तो उन्हें एक ऐसा संप्रदाय चाहिए था, उनको एक ऐसा धर्म चाहिए था जो उन्हें उनके कार्य को करने दे, उसमें बाधक ना हो, क्योंकि उनको इक्वालिटी अगर अचीव करनी थी तो वर्ण व्यवस्था तो जन्म आधारित हो गई थी, जन्म मूलक हो गई थी, इट वॉज बेस्ड ऑन बर्थ। तो किस तरीके से वो इक्वालिटी अचीव कर सकते थे? बेस्ड ऑन मनी। तो पैसे के आधार पर वो जो है हायर स्ट्रेटा में जाना जाते थे। लेकिन वैदिक धर्म जो है मनी लेंडिंग का अपोज करता था। वहीं जो बुद्धिज्म, जैनिज्म का उदय हुआ वो मनी लेंडिंग का अपोज नहीं करते थे। सो दिस इज द रीजन, येट अनदर रीजन फॉर द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट। जो फोर्थ पॉइंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ शूद्रास, यानी कि शूद्रों के साथ भेदभाव। जो शूद्र थे दे वर द फोर्थ स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक एरा। ऋग्वैदिक एरा में तो शूद्र नहीं थे, सारे वैश्य थे, लेकिन पोस्ट वैदिक एरा में शूद्र जो थे उनका एग्जिस्टेंस हुआ और उनके पास धन संपत्ति इकट्ठा अर्जित करने का स्कोप नहीं था। दे वर अनेबल टू डू दैट, वो ये नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ शूद्रों को अस्पृश्य समझा गया, उनको वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न दर्जा दिया गया। तो इन सारी चीजों के विरोध में भी हेटेरोडॉक्स सेक्स, जो कि सारे वर्णों को एक समान अधिकार देने पे, सोशल स्टेटस देने पे बिलीव करता था, वो अराइज हुआ। सो दिस वॉज येट अनदर रीजन फॉर द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वैदिक एरा। जो वैदिक एरा का रिलीजन था, जो वैदिक धर्म था, उसकी जटिलता दूसरा कारण थी फॉर द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स। कैसे? बहुत ही ज्यादा जटिल और बहुत ही ज्यादा कठिन कॉन्सेप्ट्स रहते थे और वो भी संस्कृत भाषा में रहते थे और आमजन जो है संस्कृत नहीं बोल पाते थे। तो ये दूसरा कारण था जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स के उदय का एक कारण बना। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दे वांटेड अ सिंपलर एंड एन एस्थेटिक लाइफ। जैसे जैसे हम देखते हैं कि लेटर वैदिक एरा आया और लेटर वैदिक एरा के बाद जो पोस्ट वैदिक एरा है, उस समय क्या हुआ? लोगों के पास धन दौलत आने लगी, पीपल स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, और पैसा आने से पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग मोर मटेरियलिस्टिक। तो और चीजों की डिमांड थी, अनएंडिंग डिजायर थी चीजों को लेके। सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंड, दैट्स व्हाई पीपल वांटेड पीसफुल लाइफ। वो एक सिंपल जीवन, एक साधारण जीवन चाहते थे एंड एन एस्थेटिक लाइफ चाहते थे, एक सन्यासी जीवन चाहते थे। तो एक वर्ग ऐसा डेवलप हुआ जो कि सन्यास की तरफ जाना चाहता था, जो एक सिंपल जीवन की तरफ जाना चाहता था। इस वजह से भी द हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स स्टार्टेड अराइजिंग इन द सोसाइटी। और भी बहुत सारे कारण हैं फॉर द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स। जैसे जो वैश्य थे उनके लिए काऊ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कैटल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ इस तरीके के रिचुअल्स होते थे जिसमें कैटल जो थे उनकी बलि प्रथा होती थी, जानवरों की बलि प्रथा होती थी। इससे क्या होता था? आर्थिक नुकसान होता था वैश्य वर्ग का। और जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट हैं जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारे ये अपोज करते थे कैटल किलिंग को लेके, तो बलि प्रथा के विरोधक थे ये। तो ये भी अन्य कारण है फॉर द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जैनिज्म के बारे में जानते हैं। जैनिज्म, जैन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जिन विच मीन्स कॉन्करर। जो ये शब्द है ना जैन, ये जिन शब्द से डिराइव किया गया है और जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जो कि अपनी सारी डिजायर्स, अपनी सारी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले, अपनी सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ले, उन्हें हम कहते हैं जैन, विजेता। जैनिज्म डजंट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। जो जैन धर्म है ये वेदों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट इट डिडंट इवन अपोज इट, बट डिडंट अपोज द अथॉरिटी ऑफ वेदास। मतलब इन्होंने वेदों का प्रभुत्व जो है वो माना नहीं, लेकिन उसका विरोध भी नहीं किया। जबकि जो बौद्ध धर्म है वो हम आगे की क्लास में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे,
वो वैदिक प्रभुत्व को, जो वेदा की अथॉरिटी थी, उसका अपोज करता था। अब जैन धर्मों में आता है एक शब्द तीर्थंकर, हम उसके बारे में जानते हैं। द वर्ड तीर्थंकर मीन्स अ टीचर who shows the way in the difficult times. So तीर्थंकर is synonymous to a mentor. तीर्थंकर शब्द जो है वो एक गुरु के जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, और जैन धर्म में सबसे ऊंचा दर्जा जो है वो तीर्थंकरों को ही दिया गया है। तो तीर्थंकर मतलब ऐसे गुरु, जैन धर्म के ऐसे गुरु जो कि मुश्किल और अलग समय पे रास्ता दिखाएं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। ये फोटो है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की। So there are 24 तीर्थंकर्स इन जैनिज्म। और ज़्यादातर ये जो तीर्थंकर्स हैं, इनको किन से दर्शाया जाता है? उनको फोटोज से नहीं दर्शाया जाता है, उनको सिंबल से दर्शाया जाता है। उनके एक पर्टिकुलर चिन्ह है। सो दे आर यूजुअली डिनोटेड बाय सिंबल्स। जो पहले तीर्थंकर थे, वो कैन बी कॉल्ड एज फाउंडर, वॉज ऋषभ देव। जो पहले जैन तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के, उनको कहते हैं महावीर स्वामी। इनके अलावा एक 23rd तीर्थंकर हैं जिनके बारे में हम काफी सुनते हैं, वो है पार्श्वनाथ जी। सो ही इज द 23rd तीर्थंकर। तो ये हमने ब्रीफली जाना जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में। अब हम आते हैं जैन धर्म के जो सबसे वेल नोन तीर्थंकर है वर्धमान महावीर जी, उनके बारे में पढ़ते हैं। सो वर्धमान महावीर वॉज द 24th तीर्थंकर, ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ही वॉज बोर्न अराउंड 540 BCE इन वैशालीस कुंडलग्राम। तो वैशाली जो है वो 600 BC के अराउंड एक रिपब्लिक थी, एक गणतंत्र राज्य था, एक गण राज्य था। और उसी समय वर्धमान महावीर जी का जो है जन्म हुआ वैशाली के कुंडलग्राम नामक स्थान पर। और जो महावीर स्वामी हैं वो गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी थे, उनके समकालीन थे। साथ ही साथ जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म के समकालीन था। नाउ वी विल अगेन कम टू वर्धमान महावीर। ही इज रिलेटेड टू मगधास रॉयल फैमिली। जो वर्धमान महावीर हैं वो मगध क्षेत्र के रॉयल परिवार से थे, मतलब वहां के राजाओं के परिवार से थे। ही वॉज अ क्षत्रिय राजकुमार, ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस। अब हम वर्धमान महावीर जी की फैमिली के बारे में जानते हैं। देखिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन सब के ऊपर एक एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे आप बस अभी याद ही कर लीजिएगा। सो द फादर्स नेम ऑफ वर्धमान महावीर वॉज सिद्धार्था। ये कंफ्यूज मत होइएगा, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध जी जो हैं उनका दूसरा नाम जो था वो सिद्धार्थ था, उनका फर्स्ट नेम एक्चुअली सिद्धार्थी था, लेकिन वर्धमान महावीर जी के जो पिता हैं उनका नाम भी सिद्धार्थ है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। जो उनकी माता थी उनका नाम था त्रिशला, और जो उनकी वाइफ थी उनका नाम था यशोदा। जो उनकी माता थी त्रिशला, शी वॉज द सिस्टर ऑफ लिच्छावी प्रिंस चेतक। At the age of 30, महावीर abandoned worldly pleasures and became an ascetic। 30 वर्ष की आयु में, ये एक राजा के परिवार से थे, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने सारे सांसारिक सुखों को त्याग दिया, सारी उपभोग की वस्तुओं को त्याग दिया, एंड ही बिकेम एन एसेटिक, और वो एक वैरागी बन गए। टू नो द रियलिटी, द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ लाइफ। क्यों ऐसा किया उन्होंने? ताकि वो जीवन के वास्तविक सत्य को पहचान सकें, तो उसकी खोज पे चले गए वो। एट द एज ऑफ 42 ईयर्स ही अटेन्ड कैवल्य ऑन पार्श्वनाथ माउंटेन टॉप। अब इसे याद कीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। 12 वर्ष तक वो जो है सत्य की तलाश में थे, परम सत्य के बारे में जानना चाह रहे थे, और 12 वर्ष के बाद ही अटेन्ड कैवल्य। सो व्हाट इज कैवल्य? कैवल्य इज द अल्टीमेट ट्रूथ, रियल नॉलेज। सो कैवल्य शब्द का अर्थ है परम सत्य, वास्तविक ज्ञान। तो इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कहाँ की? इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की पटना के पावापुरी नामक एक स्थान में, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक माउंटेन टॉप था, एक पर्वतीय चोटी थी जिसका नाम है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ नामक पर्वतीय चोटी जो कि ऋजुपालिका नदी के तट पे थी, पटना के पावापुरी नामक स्थल पर स्थित थी, वहां पे उन्होंने परम ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति की। Now we will start learning about Jain religions, philosophy and teachings, जैन धर्म के दर्शन और शिक्षा के बारे में। जैन faith's fundamental point is renunciation of the world। जो जैन धर्म का विश्वास है, जो जैन फेथ है, उसका जो सबसे मुख्य बिंदु है वो क्या है? वो है संसार से वैराग्य। रिनंसिएशन मीन्स वैराग्य।
तो सांसारिक चीजों से वैराग्य जो है वो जैन फेथ का फंडामेंटल पॉइंट है, इट इज द मेन पॉइंट। जैन्स आर morally bound by their religion to live in such a way that would not harm anyone, and much emphasis is on non-violence। तो जो जैन रिलीजन के फॉलोअर्स होते हैं उन लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मॉरली बाउंड होते हैं एक पर्टिकुलर थॉट से, वो है नॉन वायलेंस, अहिंसा। जो अहिंसा का भाव है जैन धर्म में वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव है जैन धर्म का। उन लोग सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो अहिंसा पे करते हैं, एंड उनका जो एंटायर कंडक्ट होता है, जो उनका एंटायर बिहेवियर रहता है वो इस चीज़ पे केंद्रित होता है दैट इट शुड बी अ नॉन वायलेंट डीड। किसी भी तरीके का उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए दे हैव रेस्ट्रिक्टेड देमसेल्व्स टू ट्रेडिंग, दैट्स व्हाई जैन्स हैव रेस्ट्रिक्टेड देमसेल्व्स टू ट्रेडिंग। उन्होंने अपने आप को व्यापार तक सीमित रखा था। अभी के समय पे बातें अलग हैं, लेकिन उस समय में जैन जो थे वो अपने आप को व्यापार तक सीमित रखते थे। एंड व्हाट दे अवॉइडेड, दे नेवर पार्टिसिपेटेड इन वॉर। उन्होंने कभी भी युद्ध पे पहले भाग नहीं लिया। एंड दे नेवर परफॉर्म्ड एग्रीकल्चर, वो कृषि भी नहीं करते थे। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैन धर्म का रत्नत्रयी, द थ्री जर्ल्स, त्रिरत्न जैन धर्म के, थ्री जौहर्स ऑफ जैनिज्म भी कहते हैं इसे। तो ये तीन है, पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन मतलब राइट बिलीफ, सही विश्वास। सम्यक ज्ञान मतलब राइट नॉलेज, और सम्यक चरित्र मतलब राइट कंडक्ट। सो दीज आर द रत्नत्रयी ऑफ जैनिज्म। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैन धर्म का, वो है पंच महाव्रत। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है पंच महाव्रत, ऐसे व्रत जो कि महान हो, बड़े हों, और कितने हो नंबर पे, 5 हों। द 5 टेनेट्स, द 5 प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैन रिलीजन आर पंच महाव्रत। ये कौन कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण जैसा हमने पढ़ा वो है अहिंसा, which means non-violence। जो सेकंड है that is सत्य, which means truthfulness। जो थर्ड पॉइंट है that is अस्तेय, which means non-stealing। the fourth point is अपरिग्रह, which means non-accumulation of wealth, which means धन को इकट्ठा करके नहीं रखना। लास्ट पॉइंट इज ब्रह्मचर्य, which means celibacy। सो दीज आर द पंच महाव्रत। और ये पंच महाव्रत जो हैं ये जैन ऋषि मुनियों के लिए रहते हैं, जैन मॉन्क्स के लिए रहते हैं। ले पीपल के लिए दूसरी तरीके की फिलॉसफी है। इट इज कॉल्ड एज अणुव्रत। अणु मतलब छोटे, जो व्रत छोटे हों, जो वाउस छोटे हों साइज में, दे आर अणुव्रत। सो दीज आर द वाउस ऑफ लिमिटेड नेचर टू बी कैरिड आउट बाय ले पीपल। जो आम जन के लिए जैन वाउज हैं, जो जैन फिलॉसफी है, उसे कहते हैं अणुव्रत। जैनिज्म एक्सेप्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स एंड बिलीव्स इन रीबर्थ। जो जैन धर्म है ये भगवान के अस्तित्व पे विश्वास रखता है, एंड बिलीव्स इन रीबर्थ, और साथ ही साथ ये पुनर्जन्म पर भी भरोसा करता है। बट डू यू नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गॉड्स इन जैन रिलीजन? जैन धर्मों में सर्वोच्च, सर्वोपरि है तीर्थंकर, और तीर्थंकरों के बाद आते हैं भगवान। सो जैन रिलीजन रिगार्ड्स तीर्थंकर एज द हाईएस्ट पोजीशन। नेक्स्ट आता है जैनिज्म बिलीव्स इन पॉलीथीइज्म। पॉलीथीइज्म मतलब होता है अनेकात्मवाद। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा धर्म है, कौन सा रिलीजन है विच बिलीव्स इन पॉलीथीइज्म, जो अनेकात्मवाद पर बिलीव करता है, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन हुआ तो। सो दैट इज जैन रिलीजन। अनेकात्मवाद मतलब अ कॉन्सेप्ट विच डिनोट्स बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट जो ये विश्वास रखता है कि आत्मा होती है, आत्मा के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है। So I hope I am clear with it। अब हम आते हैं जैन कॉन्फ्रेंसेस में, which means जैन संगीतियों के बारे में हम जानते हैं। अब जैन संगीतियाँ क्यों थी? जब कुछ ड्रास्टिक चेंज करना होता था, कुछ रिफॉर्म करना होता था जैन रिलीजन में, तो संगीतियाँ कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड होती थी अलग अलग जगह पे। So total in history, which are historically important, there were 2 Jain councils. We'll be starting with first Jain council. The first Jain council was held in 322 BCE. So 322 ईसा पूर्व में पहली जैन संगीति हुई। और कौन सी जगह पे हुई?
इट वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्रा। और इसके अध्यक्ष अर्थात प्रेसिडेंट कौन थे? Stulbahu. He was the president of the first Jain council which was held in 322 BCE in Patliputra. And किन राजा के संरक्षण में हुई ये? उस समय राजा कौन थे? The ruler was Chandragupta Maurya, who in his later life became a Jain monk and died out of Sanlekhna. So Chandragupta Maurya was a follower of Jainism during his later ages, during his last time of life. और what was the result of this Jain conference? ये पहली जो जैन संगति थी, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ, after this council, Jainism was divided into two sects, श्वेतांबरास and दिगंबरास. इस संगति के बाद जो जैन धर्म था वो दो संप्रदाय में विभक्त हो गया। पहले हैं श्वेतांबर्स और दूसरे हैं दिगंबर्स। अब ये कौन है, हम इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। इनके बारे में समझने के लिए हम एक स्टोरी लाइन क्लियर करते हैं कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, कैसे जैन धर्म जो है इट स्प्रेड अराउंड द वेरियस प्लेसेस इन इंडिया। अ ह्यूज फेमाइन ऑकर्ड इन मगध एम्पायर। मगध अपने समय का एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर था, बहुत ही पावरफुल किंगडम था। तो उस समय एक बहुत बड़ा अकाल आया मगध एम्पायर में। तो इस वजह से क्या हुआ, इट पुश्ड सेवरल जैन्स टू मूव टूवर्ड्स द साउथ। फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई, जो अनाज है अन्न की शॉर्टेज हो गई, उसकी कमी हो गई। तो बहुत से जैन जो थे उन्हें मजबूरी की वजह से उस क्षेत्र से हटकर साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया के पार्ट्स में जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे रीजन्स थे, वहां पे उनको माइग्रेट करना पड़ा, वहां उनको जाना पड़ा। When they returned, they were not accepted by the northern Jainas. जब वो वापस लौटे तो मगध एम्पायर में जो जैन्स रह रहे थे, जो माइग्रेट नहीं हुए थे, उन्होंने उनको प्रवेश नहीं करने दिया। और वहीं जो लौटने वाले जैन थे उनका मानना ये था कि चूंकि अन्न अनाज जो है उसकी शॉर्टेज हो चुकी थी मगध एम्पायर में, सो यू माइट हैव कंज्यूम्ड मीट, और आपने हिंसा की होगी, आप अहिंसक नहीं रहे, सो यू लॉस्ट, यू आर नॉट अ ट्रू जैना। सो इस तरीके से दोनों ही संप्रदायों के बीच भिन्नता आ गई, दोनों ही संप्रदायों के बीच सेपरेशन आ गया। देयर वर डिफरेंसेस अमंग्स दीज टू सेक्ट्स। जैन धर्म साथ ही साथ गुजरात, मालवा और राजस्थान, मालवा मीन्स वेस्टर्न मध्य प्रदेश वाला जो रीजन होता है, दैट इज मालवा। सो जैनिज्म गुजरात के कई क्षेत्रों में, मालवा में और राजस्थान में भी इसका विस्तार हुआ। और हम आज भी यहाँ पे कई जैन संप्रदायों को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले लोगों को अभी आज भी यहाँ पे हम देखेंगे एट ह्यूज नंबर्स। So Jainism got divided into two sects, Digambars and Shvetambars. Digambars were the people who migrated towards south, जो कि southern इंडिया की तरफ चले गए थे, and Shvetambars were the people who stayed in Magad Empire, so they were the northern Jains. Are Shvetambars and the southern Jains are Digambars. These southern Indian Jains, Digambars, they are inspired by Bhadrabahu, and Shvetambars, they are inspired by Stulbahu. They both were Jain experts, they both were Jain monks, well-known Jain monks. भद्रबाहु, स्थूलबाहु। अब आते हैं सेकेंड जैन काउंसिल में। जो सेकेंड जैन काउंसिल थी ये 512 कॉमन एरा में हुई थी, 512 ईसा में हुई थी। किस जगह पे हुई थी? वल्लभी में। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। किस समय हुई थी? ड्यूरिंग लेटर गुप्ता एरा। लेटर गुप्ता एरा के समय हुई थी, लेटर गुप्ता काल में हुई थी। इस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे देवारधि क्षमाश्रमणा। जो अध्यक्ष थे इस सेकेंड जैन काउंसिल के वो थे देवारधि क्षमाश्रमणा। और इसका परिणाम क्या हुआ? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस जैन काउंसिल? अगम ग्रंथ वाज फाइनली कंपाइल्ड। अब ये अगम ग्रंथ क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन स्क्रिप्चर। ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। सो आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स याद कर लिए होंगे। अब हम कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं जो जैन धर्म से एसोसिएटेड हैं। जैन धर्म जो है वो बहुत ही रैपिड अमाउंट में और बहुत ही रैपिड स्पीड के साथ स्प्रेड हुआ, और उसका एक बहुत बड़ा कारण था यूज ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज वाज अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। जो आम जन थे वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, और जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपने प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल किया टू रीच आउट टू मैसेस, ताकि वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकें और बता सकें अपनी बातें, उनको इफेक्टिवली समझा सकें और वो उससे इफेक्टिवली समझ सकें। सो जैनिज्म एडॉप्टेड प्राकृत लैंग्वेज टू रीच आउट दी मैसेस। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
फर्स्ट अटेम्प्ट टू मिटिगेट इविल्स ऑफ रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन। ये जैन रिलीजन का सिग्निफिकेंस है कि जैन रिलीजन वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मिटिगेट इविल्स। जो लेटर वैदिक एरा में बुराइयां आ गई थी, सामाजिक बुराइयां आ गई थी, उनको खत्म करने के लिए ये सबसे पहला अटेम्प्ट था। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप। जैनिज्म वॉज कंटेम्प्ररी टू हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म। जैन धर्म जो था वो हिंदुज्म और बुद्धिज्म के समकालीन था। और महावीर स्वामी जो थे, जैसा हमने पहले पढ़ा, वो किन के समकालीन थे? वो गौतम बुद्ध जी के ही समकालीन थे। गौतम बुद्ध जी भी क्षत्रिय प्रिंस थे और महावीर स्वामी जो थे वो भी क्षत्रिय प्रिंस थे। और जो जैन धर्म है इट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू बुद्धिज्म इट वॉज नॉट एबल टू स्प्रेड एट सच अ वास्ट एक्सटेंट। वो भारत के बाहर जैन धर्म जो है बुद्धिज्म की तरह स्प्रेड नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो जैन रिलीजन है उसकी बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो वैदिक रिलीजन से मिलते हैं, हिंदुज्म से मिलते हैं। सो जैन रिलीजन पीपल टुक इट एज अ पार्ट ऑफ हिंदुज्म ओनली। उसी का एक सब पार्ट की तरह वो इमर्ज हुआ, हिंदुज्म के एक सब पार्ट की तरह। और साथ ही साथ जैन धर्म में देयर वॉज एक्सेसिव फोकस ऑन नॉन वायलेंस एंड इट इज़ एक्सेसिव एट टाइम्स, ऐसा कई लोगों का कहना है। सो पीपल कुडेंट फॉलो टू सच ए ह्यूज एक्सटेंट। उस लेवल तक वो फॉलो नहीं कर पाए। सो दीज वर द रीजन्स वाई जैनिज्म कुडेंट एक्सटेंड एंड एक्सपांड आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, बट इट इज़ अ वंडरफुल philosophy, lot to know about it. So thank you everyone. I'll be soon uploading my video on Buddhism और साथ ही साथ हम छत्तीसगढ़ एंशंट हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे, छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास की क्लास स्टार्ट करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़िए, फ्रीली शेयर कीजिए एंड उन्हें भी एनकरेज कीजिए, ग्रुप डिस्कशंस में शामिल होइए। और CGPSC का नोटिफिकेशन आज आएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एंड माई बेस्ट विशेस। थैंक यू एवरीवन। स्टे कनेक्टेड एंड कीप स्टडिंग। स्टे सेफ।